कल भारत सरकार ने यानी कि भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो बजट पेश करते करते ही सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह अफवाह उड़ने लगा कि इस बजट में तो बी का मतलब बी फॉर बजट का मतलब बिहार है, यानी कि सब कुछ सिर्फ बिहार को ही दिया गया है। और उसमें खास करके दो चीज़ों का बहुत जिक्र किया गया है। एक तो जो मखाना बोर्ड बना है जो कि मिथिला में बना है, और दूसरा कोसी परियोजना को लेकर के खूब बहस हुआ कि सब कुछ वहीं दे दिया गया है। हमें ये लगता है कि ये बजट बिहार का कम और मिथिला का ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि जिस साड़ी को पहन करके, जिस मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी को पहन करके निर्मला सीतारमण वो बजट पेश करने आई थी, वो मिथिला का ही था। मिथिला पेंटिंग उस पर था। पद्मश्री जिनको मिला है दुलारी देवी, उनके द्वारा वो भेंट किया गया था, वो भी मिथिला की ही थी। मखाना बोर्ड बना तो वो मिथिला में ही बनना है। कोसी वाला जो परियोजना है कैनाल वाला, वो मिथिला में ही। ऐसे ही जैसे जो कृषि को लेकर के योजना बन रही है, 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिसाइड होंगे, तो अभी तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिसाइड हुआ नहीं है। जब होगा तो क्या पता वहीं चला जाए वो भी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है, कौन जानता है, मिथिला में ही उसी क्षेत्र में जाए। हालांकि उस पर भी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि मिथिला में सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली है। अगर बिहार के अंदर का, देश में सबसे ज़्यादा बिहार को मिला और बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मिथिला को मिला है, तो ये मिथिला बजट भी कह सकते हैं। अगर कोई आरोप कह रहा है कि ये बिहार बजट है तो हम कहेंगे मिथिला बजट है। अब इसमें दूसरा प्रोपोजिशन ये दिया जा रहा है कि ये बजट नीतीश कुमार का बजट है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने नैरेटिव दबा रखा है एनडीए की सरकार का, जो चाहेंगे वो लेंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस बजट में बिहार कम, नीतीश कुमार कम और संजय झा ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि ये सारे प्रोग्राम, चाहे वो कोसी का जो कैनाल का परियोजना है या फिर मिथिला मखाना बोर्ड का जो अनाउंस किया गया है, ये सारे ड्रीम प्रोजेक्ट संजय झा के हुआ करते थे। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से, कम से कम एक दशक से, पूरे मिथिला क्षेत्र में कल्चरल रेवोल्यूशन की तरह आ रहा है, जहाँ पे मिथिला के लोग बहुत ज़्यादा अपने कल्चर, अपने मिथिला खान पान से लेकर के मिथिला के कल्चर से रिलेटेड सभी चीज़ों के ऊपर बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। और उसमें डिमांड जो है वो सेपरेट स्टेट तक चला जाता है। लेकिन कल्चरल एग्रेशन बहुत बढ़ा है मिथिला क्षेत्र में, और उसका कहीं ना कहीं ध्वज लेने का ध्वज अपने कंधे पे लेने की तैयारी कर रहे हैं संजय झा जी। और संजय झा जी, अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों में, जब से ये सरकार नई बनी है 2024 में, उसके बाद से लगातार संजय झा जी के दिल्ली आवास पे पार्टियां होती है, गेट टुगेदर होता है, जिसमें बीजेपी एनडीए के सभी बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री से लेकर के सब लोग आते हैं। तो ये मिथिला बजट भी इसको कह सकते हैं। ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, इसके ऊपर हम और डिटेल में आएंगे, लेकिन उसके पहले दूसरा पक्ष ये भी समझ लीजिए कि ये जो बजट पेश हुआ है, मिथिला मखाना का जो बोर्ड बनाया गया, इसके मायने क्या है। आखिर ये भी सवाल उठता है कि मिथिला को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, जबकि एनडीए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव देख लीजिए या फिर 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, अगर एनडीए सबसे ज़्यादा कमजोर किसी एक क्षेत्र में है तो वो मगध क्षेत्र में है। गया चले जाइए, जहानाबाद चले जाइए, औरंगाबाद चले जाइए, उधर जितना भी जिला है पूरा सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का और जेडीयू का भी। कहीं आपको नहीं दिखेगा। एक नालंदा से स्टार्ट होता है एनडीए का, जेडीयू का सीट मिलना। तो फिर फोकस उस क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ पे जनता रुष्ट ज़्यादा है, वहाँ ना होकर के मिथिला में क्यों गया, ये भी एक सवाल बनता है। पहले ये थोड़ा सा टेक्निकल समझिए कि आखिर ये मिथिला बोर्ड है क्या और बोर्ड क्या होता है। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए करते हैं तो, और ये कोई इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है और मोदी गवर्नमेंट का तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि जो हिंदुस्तान के अंदर पहला किसी एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट के ऊपर अलग से सेपरेट बोर्ड बनाया गया था, वो 1942 में कॉफ़ी के लिए बनाया गया था। क्योंकि उस समय कॉफ़ी अंग्रेज पीते थे, अंग्रेज अपने उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसके क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कॉफ़ी बोर्ड बनाया था। उसके बाद फिर 1947 में उन्होंने रबर बोर्ड बनाया। वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। उसके बाद फिर आज़ाद हिंदुस्तान का पहला जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोर्ड बना था वो 1954 में चाय का बना था, क्योंकि चाय तब तक हिंदुस्तान का पेय पदार्थ हो चुका था। उसके बाद 1976 में टोबैको का यानी कि खैनी का बोर्ड अलग से बनाया गया। अब लोग मखाना को कल्चर से जोड़ रहे हैं, खैनी को किस कल्चर से जोड़ करके अलग से सेपरेटली उसके लिए बोर्ड बनाया गया था। आज भी बोर्ड है वो अभी भी, वो अलग बात है कि क्या सोच करके बनाया गया था। 1987 में आखिरी सेपरेट रीजनल बोर्ड जो किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए बनाया गया था वो बनाया गया था 1987 में मसालों का। हालांकि मसालों को बहुत पहले बनना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज तो हिंदुस्तान में मसाले के लालच में ही आए थे। लेकिन जब तक बोर्ड बनना शुरू हुआ तब तक मसाले का अपना इंपॉर्टेंस खो चुकी थी। इसके अलावा और भी
रीजनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे बोर्ड बने हैं, वो किसी एक क्षेत्र या एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जैसे कि मखाना है, जैसे कि या फिर जो कॉफ़ी का जो बना था। उस नेशनल लेवल के बोर्ड्स में 1948 में बेंगलोर में सिल्क बोर्ड बना। उसके बाद फिर, क्योंकि सिल्क पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्यों में होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में आपको मिलेगा। कॉयर बोर्ड बनाया गया 1953 में, उसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके बाद कोकोनट का बनाया गया 1981 में, 84 में बनाया गया बागवानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर 2000 में आखिरी बोर्ड जो बना है वो मेडिसिनल प्लांट का 2000 में, और उसके बाद आखिरी 2009 में जूट का बनाया गया है। जूट प्राइमरली क्योंकि 80% इंडिया में जूट का प्रोडक्शन आज भी बंगाल में होता है, और उसका दूसरे नंबर पर बिहार आता है। ये बोर्ड का इतिहास है, और वो बोर्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि वो बोर्ड उस प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी फैसले लेने हैं उसके लिए एक रिसर्च टीम रहेगी, उसके लिए एक मतलब एक कमिटी रहेगी, और वो कमिटी, बोर्ड कुछ करेगी नहीं, बोर्ड को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है कि वो कोई डेवलपमेंट प्लान ला दे, लेकिन बोर्ड अपने स्तर से रिकमेंड करेगा, रिसर्च करवाएगा, अपने स्तर से जो भी चीज़ जरूरी है उसके लिए सेपरेट सिर्फ उसी के लिए काम करेगा, और वो फिर सरकार से सामंजस्य बिठा के, केंद्र सरकार राज्य सरकार से सामंजस्य बिठा करके, और फिर इसको उसके प्रोडक्शन को या उसके मार्केटिंग के उसके डेवलपमेंट, उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और ये बोर्ड बना है तो आपको भी पता है कि पूरी दुनिया का 80% जो है वो मखाना हिंदुस्तान में पैदा होता है, और हिंदुस्तान का 80% मखाना, 80% से ज़्यादा ही लोग क्लेम करते हैं, 90% तक क्लेम करते हैं कि 90% मखाना सिर्फ बिहार में होता है, और वो भी सिर्फ मिथिला में होता है। तो इसके डेवलपमेंट का अगर कुछ भी किया जाएगा तो बिना मिथिला के कर नहीं सकते, इसका इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ मिथिला को इतना फोकस क्यों है, जो हमने शुरू में आपको कहा था। अगर आप मिथिला क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य पिछले 3-4 इलेक्शन में अगर आप देखिएगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, और वो 2 स्ट्रेटेजी हो सकता है। लगभग 72 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं बिहार के अंदर जो कि प्योर मिथिला बेल्ट में आते हैं। हालांकि मिथिला राज्य का जो क्लेम करते हैं उसमें कीजिएगा तब तो 100 से ऊपर सीट चला जाता है, 150 के आसपास सीट चला जाता है, पूरा वो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण से लेकर के भागलपुर तक वो क्लेम करते हैं। लेकिन जो कोर मिथिला क्षेत्र है, जैसे कि दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, ये जो बेल्ट है नेपाल से सटा हुआ, और ये सब जो सुपौल वगैरह हो गया, या फिर सीमांचल को साथ लेकर के कर लेंगे तो ये पूरा मिथिला बेल्ट माना जाता है। तो इन 72 सीटों को अगर आप देखिएगा जो कि मिथिला क्षेत्र में आता है, तो इन जगहों के ऊपर ज़्यादातर सीटों पे आपको या तो बीजेपी दिखेगी या फिर जेडीयू दिखेगी। जेडीयू का सबसे स्ट्रॉन्ग बेल्ट, हालांकि नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा काम कहते हैं लोग कि उन्होंने राजगीर में किया है, नालंदा में किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको सीटें आती है जो पूर्वी मिथिला क्षेत्र है, यानी कि जो सीमांचल वाला एरिया है, वहाँ से बहुत सीटें आती है उनको। और जो पश्चिमी मिथिलांचल है या मिथिला क्षेत्र है, जिसमें कि आपको मधुबनी और ये पूर्वी चंपारण वगैरह का क्षेत्र आ जाता है, उस क्षेत्र में बीजेपी का होल्ड ज़्यादा है। तो इन क्षेत्रों में बीजेपी का, सोचिए जेडीयू का होल्ड इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसके बावजूद रहा कि 2020 में चिराग मॉडल भी चला है, उसके बावजूद यहाँ से अच्छी खासी सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से आई है, और बीजेपी को भी इस क्षेत्र से सीट आई है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर जब यहाँ पे पहले से ही मजबूत है बीजेपी एनडीए, तो फिर बीजेपी एनडीए जेडीयू को उस क्षेत्र में लोगों को लालच देना चाहिए, डेवलपमेंट प्लान देना चाहिए जहाँ पे ये कमज़ोर है, जो कि आपका मगध क्षेत्र आता है। अब इसमें 2 स्ट्रेटेजी होता है इलेक्शन लड़ने का। एक होता है कि आप उस क्षेत्र पे फोकस करते हैं जहाँ की जनता आपको परमानेंट लगातार वोट कर रही है, आप उसके प्रति लॉयल्टी, अगर जनता आपके प्रति लॉयल्टी दिखा रही है हर परिस्थिति में, तो आप भी उसके प्रति लॉयल्टी दिखा रहे हैं, सारा डेवलपमेंट प्लान वहाँ पे दे रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार ने सारा नालंदा को दिया है, क्योंकि नालंदा लगातार जिता रहा है उन्हें, चाहे फिर वो 14 का मोदी वे भी क्यों ना हो, नालंदा उन्हें जिता ही देता है। तो एक वो स्ट्रेटेजी होता है। दूसरा स्ट्रेटेजी ये भी होता है कि जहाँ पे हम कमज़ोर हैं उसको अपनी तरफ करें। अब एनडीए ने, जेडीयू ने ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाया कि वो अपने मजबूत क्षेत्र में और ज़्यादा काम कर रही है, उसके पीछे कारण यही होता है कि जब कोई सत्ता के जो मार्क है, जितना आपको सीट चाहिए, अगर उससे कम आपको आ रहा है प्रेजेंट स्ट्रेटेजी में, तब फिर आप उस क्षेत्र पे इंक्रोच करते हैं, उस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देते हैं जहाँ पे कि आप नहीं हैं मजबूत, जहाँ से आपको सीटें नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप पहले से ही इतने सीट ला चुके हैं, आपके पास पहले से ही 20 सालों से इतना सीट आ रहा है, सत्ता में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, तब फिर आप उसी क्षेत्र पे फोकस करते हैं जहाँ पे कि आप पहले से ही स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए बीजेपी एनडीए ने संभवतः स्ट्रेटेजी ये होगी कि वहाँ पर फोकस करें
और दूसरा कारण ये भी है कि आप किसी को जैसे कि आपका कल्चरली अगर आप देखिएगा तो मिथिला सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है पिछले 10 सालों के दौरान, और लोगों को कल्चर के आधार पर उनको एग्रेसिव करके, उनके लिए कुछ काम करके, कुछ टोकन काम करके आप उनको अपनी तरफ बहुत आसानी से, क्योंकि मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है मिथिला में, लोग ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, तो उस यूनाइटेड लोगों के यूनाइटेड इश्यूज पे आप काम कर लीजिए, काम खत्म। मगध में आप जाइएगा तो मगध में कोई यूनाइटेड इशू ही नहीं है, कोई यूनाइटेड मुद्दा ही नहीं है जिसके ऊपर काम कर सके। संभवतः ये कारण हो सकता है। और बजट के ऊपर हम एक वीडियो आपके लिए और भी लाएंगे, 1-2 वीडियो और लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है तो थोड़ा सा समय लगेगा। हम सिर्फ आपको ये बताना नहीं चाहते हैं कि बिहार को ये मिल गया, वो तो आपको बाकी चैनल बता ही रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।